दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। सेकंड एक्ट इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड थर्ड एक्ट इज द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। सो इन तीनों एक्ट्स के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, सो दिस एक्ट नोन एज ए अम्ब्रेला एक्ट। ओके, अम्ब्रेला एक्ट का मतलब क्या हो गया कि इस एक्ट के अंदर कई सारे अदर एक्ट्स और रूल का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कई रूल बने हैं, कई एक्ट्स इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बने हैं। It provides a framework for coordinating various central and state authorities' activities to protect and safeguard the environment। तो इस एक्ट का एक मेन काम क्या है कि जो भी सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसीज होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, उसको सेफ कर सके। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसको शॉर्ट में कभी कभी ईपीए भी लिखा जाता है, ईपीए 1986। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ईपीए मींस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी होता है, लेकिन अगर ईपीए 1986 है इसका मीन्स मतलब है कि ये एक्ट से रिलेटेड है। सो दिस एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन May 1986 because of the aftermath of Bhopal gas tragedy in 1984। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी तो उस टाइम पे इंडिया में कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई रूल नहीं था, एक्ट नहीं था। तो उसी ट्रेजेडी के बाद में दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड एंड दिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 90 नवंबर 1986। सो ये 19 नवंबर को 1986 को ये इम्प्लीमेंट हो गया था। इम्प्लीमेंट मीन्स इन फोर्स। सो इंडिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो डेवलपमेंट है या उसके फॉर्मेशन का शुरुआत कहाँ से हुई? सो इट वाज स्टार्टेड इन 1972 व्हेन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड एट स्टॉकहोम। सो 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसी कॉन्फ्रेंस का ये एक आउटकम है, ये कह सकते हैं कि उसी कॉन्फ्रेंस का ये आउटकम है। सो उसी के जो भी डिसीजन हुए थे उन्हीं डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी एक्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ओके टू इम्प्लीमेंट द डिसीजंस ऑफ विच कॉन्फ्रेंस, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिया में ईपीए का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन या इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी तो उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। एंड व्हेन वाज द इट वाज लास्ट अमेंडेड? तो 1991 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, मीन्स इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। या तो चेंजेस किए जाते हैं या एडिशन किया जाता है। So environmental protection rule lay down the procedure for setting standards of emission or discharge of environmental pollutants। So जितने भी environmental pollutants like air pollution, water pollution, नॉइज पोल्यूशन, सो वेहिकुलर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स हैं टू इम्प्लीमेंट और टू एनफोर्स and to development the standards related to these pollutants are is the duty of environmental under laid down under the Environment Protection Act। Now the what are the objective of EPA 1986? तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एंड रेगुलेट टुवर्ड द इन्वायरमेंटल सेफ्टी, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंटल सेफ्टी। देन आफ्टर द कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ वेरियस bodies, central or state bodies that taking care of the environment, enforcement of the environmental laws, okay, penalizing
कोड फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज, सो जो भी कोड साइन इनको डेवलपमेंट करना। देन आफ्टर प्रमोट्स द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। सो ये जो भी एक्टिविटी करता है उसका मेन जो आउटकम है वो क्या है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, टू डेवलप ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ EPA 1986. Now the what are the constitutional provisions of EPA? Okay, so the EPA 1986 was introduced under Article 253. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो EPA का डेवलपमेंट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हुआ था, तो आर्टिकल 253. ओके, द आर्टिकल 48A of Constitution added by the 42nd Amendment Act. सो जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर आर्टिकल 48A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, और जिसका क्या काम था, इट द स्टेट शैल मेक एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इम्प्रूव करे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, तथा इसके साथ ही है वो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को भी सेफ रखे। उसके बाद में आर्टिकल 51A जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, ईच एवरी सिटीजन इन स्टेट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करे, दिस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज अप्लीकेबल टू कंप्लीट इंडिया, ओके, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर। सो कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते हैं, बट द EPA इज applicable to on the whole India, okay, including the Jammu and Kashmir. Now the complaint under Environment Protection Act 1986, तो 1986 एक्ट के अंदर हम कंप्लेंट कैसे करते हैं, ओके, सो जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिग्रेडेशन या डैमेज होता है तो उसकी कंप्लेंट हम इसमें कर सकते हैं। सो एनी इंडिविजुअल हु हैज इंटेंशन टू और हु फाइल द कंप्लेंट विद इन 60 days अगेंस्ट द डूइंग ऑफ इलीगल ऑफेंस। सो जो भी इन्वायरमेंट्स और जो भी रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग विद इन 60 days हम वो कंप्लेंट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। ओके, नाउ व्हाट आर द पनिशमेंट अंडर द EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? ओके, तो द व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्ट? इट प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, human health and forest and wildlife. Okay, so anything that is offensive regarding to environment that are punishable under this act. So the section 15 of the act specify the punishment that can be imposed for breaching its provision. तो जो section 15 है इस एक्ट का, that having the punishment regarding the specifications. So what are these? द इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 5 ईयर, कि 5 साल तक की जेल और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज तक फाइन, और बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन एलिजिबल है, या तो आपको 5 साल तक की जेल हो जाएगी या 1 लाख तक का फाइन, या बोथ कंडीशन आर एलिजिबल। इन द केस ऑफ कंटिन्यूड ऑफेंस, अगर आपने एक बार किया है तो उसके बाद में है, अगर आप फिर से कंटिन्यू ऑफेंस किए जाते हो तो उस केस में द इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर, तो जेल है वो 7 साल तक बढ़ जाएगा आपका टाइम, 5 से 7 साल तक। ओके, नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ड्रॉबैक क्या है? द फर्स्ट ड्रॉबैक इज द कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एक्ट। ओके, सो इस एक्ट के अंदर जो भी पावर है वो टोटली किसके है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर to apply this act. Okay, so this is the first drawback. Second drawback is the no public participation. So there is no public participation regarding the environmental protection in this act. Okay, and need to involve the citizen in environmental protection to check the arbitrariness and raise awareness and empathy toward the environment. सो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए सिटीजन्स की भागीदारी, पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई इट शुड बी इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, बट देर इज नो प्रोविजन। सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक। द थर्ड ड्रॉबैक इज द इनकम्प्लीट
coverage of pollutants. So it does not include many concept, does not address the modern concept such as noise, overburdened transport system, radiation waves, which are also important cause of deteriorating the environment. So ये क्या है, जो नॉइज को, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेडिएशन वेव्स हैं, उनको इंक्लूड नहीं करता. तो इट मीन्स इट डज नॉट इंक्लूडेड ऑल द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स, pollution aspect. So these are three drawbacks of this act. Now we will discuss some questions related to this act. So the first question is, what are the penalties for violation under the Environment Protection Act? Warning notice, fine and imprisonment, community service, verbal reprimand. So right answer is that फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. तो फाइन कितना होता है? अप टू 1 लाख रुपीज तक का फाइन होता है और 5 ईयर्स तक की जेल हो सकती है. तो फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, promotion of industrial growth, ensure public safety. So the objective is first one is the encourage the practice of sustainable environment development. This is the main objective. Next one, which year was the Environment Protection Act enacted in the India? So right answer is in 1986. Next question, this is very important question. The Genetic Engineering Appraisal Committee, जिसको शॉर्ट में GEAC के नाम से भी जाना जाता है, this committee is constituted under the Food Safety and Standard Act 2006, Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999, Environment Protection Act 1986 and Wildlife Protection Act 1970. So इस कमेटी को किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? Environment Protection Act 1986. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. सो इस एक्ट का मेन काम क्या था? इट प्रोवाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री. सो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना वाटर क्वालिटी को, और रिस्टोर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द वाटर. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. So this act was amended in 1988 and the last amendment take place in 2003. Okay. So this act, under this act, the Water Prevention and Control of Pollution SES Act. So the SES Act was enacted in 1977. Means 74 के लगभग कितने साल बाद में? 3 साल बाद में SES Act को enacted किया गया. And SES Act का मतलब क्या होता है कि दिस एक्ट कलेक्ट सम रेवेन्यूज, सम वन टाइप ऑफ द लेवी. ओके, एक टाइप का सेस जो कलेक्ट करते हैं वाटर कंजम्पशन से रिलेटेड, दैट इज यूज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज. सो मेनली दिस एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू जनरेशन इन द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की एक रेवेन्यू जनरेशन कौन से एक्ट का मेन शेयर है, तो विच एक्ट? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977. ओके. एंड ये जो एक्ट है वो मेनली द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, उनके द्वारा गवर्न किया जाता है. ओके. नाउ द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो एक्चुअली द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कौन से एक्ट के अंदर किया गया? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी का गठन किया गया था. ठीक है. तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन कौन से सेक्शन में किया गया? सेक्शन 3 ऑफ वाटर दिस एक्ट 1974 एक्ट के जो सेक्शन 3 है उसके अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन दिया गया है. इनके फंक्शंस हैं वो सेक्शन 16 में दिए गए हैं. उसके बाद में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन किस में है? सेक्शन 4 में.
और इसके फंक्शंस किस में दिए गए हैं, सेक्शन 17 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि सीपीसीबी के जो फंक्शंस हैं वो कौन से सेक्शन में दिए गए हैं वाटर एक्ट 1974 के, तो सेक्शन 16 में। Now according the section 19 of the act, the state board has power to limit the territorial jurisdiction of any order passed by it in matters relating to the prevention and controlling of water pollution. Okay, so सेक्शन 19 है वो, उसमें क्या स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है जो अपनी टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन जो उसका एरिया हो उसके अंदर वाटर प्रिवेंशन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करती है। द सेक्शन 20 ऑफ दिस एक्ट, इट आल्सो गिव द पावर टू द स्टेट बोर्ड टू इंस्पेक्ट एनी लैंड, कंडक्ट सर्वे और गेज इन एरिया if it thinks fit for controlling or preventing the water pollution. सो सेक्शन 2 में ये क्या करता है, सर्वे करता है, लैंड को इंस्पेक्ट करता है, किसी एरिया को करता है कि अगर ये एरिया है वो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए सूटेबल है, तो इसके रिगार्डिंग। तो दीज आर थिंग्स कम अंडर द सेक्शन 20। नाउ द सेक्शन 25, इसमें क्या है कि सेक्शन 25 में देखिए कोई भी पर्सन इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अलाउ नहीं है टू स्टार्ट ए न्यू ऑपरेशन फॉर एनी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विदाउट प्रायर अप्रूवल। ओके, बिना किसी मतलब प्रायर अप्रूवल के सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी को और कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट करना अलाउ नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, दिस इज अलाउ आफ्टर ओनली टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट give the power to the state board not to grant any notice for setting up industry or continuation of existing operation. So ये पावर देता है स्टेट बोर्ड को not to grant any notice for setting up of an industry or continuation of existing operations के लिए। Now what are the penalties? So water prevention and control of pollution act 1974 में क्या क्या penalties हैं? If any person fail to comply with the orders of board under the subsection 2 and 3 of the section 20, so section 20 के अंतर्गत सब सेक्शन है 2 और 3, उसके अंदर अगर सपोज करो कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया, अगर उस ऑर्डर को करने में अगर कोई फेल हो जाता है, सो इन दैट केस दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस एंड देयर इज ए provision of imprisonment for 3 months and fine at both. If any person fail to comply with order of board under the clause E of subsection 1 of the section 32 और subsection 2 of section 33, तो इसमें क्या दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 किसका है 32 का और सबसेक्शन 2 किसका है 33 का। तो in that case the person would punishable with the imprisonment of for the 6 month and extending up to 6 year or fine or both. सो इस केस में क्या होता है कि अगर इन सेक्शन के अंदर जो भी कोई ऑर्डर अगर उसको कोई कंपाइल और फॉलो करने में सक्सेस नहीं होता है और नहीं कर पाता है, उस दैट केस में जेल हो सकती है 6 महीने से लेकर 6 साल तक और फाइन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 42 मेंशन पेनल्टी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट। ओके, सेक्शन 42 है वो अलग टाइप की पेनल्टीज को इंक्लूड करता है, जैसे इफ एनी पर्सन रिमूव डिस्ट्रॉय और पुल डाउन एनी नोटिस पुट बाय द बोर्ड। ओके, तो सेक्शन 2 है वो पेनल्टीज इंक्लूड करता है कौन कौन से केस में, अगर बोर्ड के द्वारा कोई नोटिस चिपकाया गया है तो उसको रिमूव करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, वो केस इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर वो है इफ समवन ऑब्स्ट्रक्ट द मेंबर ऑफ बोर्ड और एनी पर्सन हु इज एक्टिंग अंडर द बोर्ड, अगर कोई बोर्ड का काम करने वाले आदमी के कोई विरुद्ध को काम नहीं करने दे रहा, उसको रोकता है, उस केस में सेक्शन 42 के अंदर उस पर चार्ज लग सकते हैं। इफ एनी पर्सन फेल टू प्रोड्यूस एनी इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द मेंबर ऑफ द बोर्ड फॉर द परफॉर्मेंस इज ड्यूटी, इस केस में भी सेक्शन 42 के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस है। और ही गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स ही नोज टू बी फॉल्स, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है उस केस में। सो ये सभी कंडीशन अगर
में यहाँ पनिशेबल ऑफेंस होता है, और इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम है वो 3 महीने की इम्प्रिजमेंट और फाइन को बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 10,000 रुपये तक, और दोनों अप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं हम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। सो जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है वो कब अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 1987 में। इसके मेन फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? ये एक्ट क्या करता है, एडवाइसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज को करता है, रिसर्च अबाउट द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं उन पर रिसर्च करता है, स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप द एयर पोल्यूशन, to establish the central and state boards and to empower them to monitor the air quality and control the pollution। तो जो एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का जो सेक्शन 2A है, सेक्शन 2A क्या करता है, एयर पोल्यूटेंट्स को डिफाइन करता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, एयर पोल्यूटेंट, नहीं कि पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूटेंट। और इसका मतलब होता है कि any solid liquid or gaseous substances present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be injurious for living beings and for the environment। the section 2B है वो किसको डिफाइन करता है, एयर पोल्यूशन को। इट मीन्स द प्रेजेंस इन द एटमोस्फेयर ऑफ एनी पोल्यूटेंट। सेक्शन 2G वो क्या करता है, सेटअप ऑफ CPCB हुज पावर एक्सटेंडेड द इंडिया। सो जो CPCB का सेटअप किस में होता है, सेक्शन 2G के अंदर। नाउ द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर अंडर दिस एक्ट। सो क्या क्या पेनल्टीज हैं, सो द फेलियर टू कंप्लाई द CPCB डायरेक्टिव वुड द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल की जेल हो सकती है, और ये 6 महीने तक 6 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन कितना हो सकता है, एडिशनल फाइन 5,000 रुपये पर डे इन दैट केस इफ यू आर नॉट fulfilling the requirement। Any environmental complaints will only be taken into consideration by court if it is made by the following: an officer authorized by the CPCB, a person who made a complaint to the board or officer authorized by it, a complaint must be made within 60 days of the offense committed। तो जो भी कुछ अगर ऑफेंस हुआ उसके विद इन 60 डेज द कंप्लेंट है वो फॉर्म होनी चाहिए। कंप्लेंट मस्ट बी इन्फॉर्म, देयर शुड बी कंप्लेंट। सो नाउ व्हाट आर द पेनल्टीज अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में। ठीक है, तो दीज आर द सेक्शंस एंड दीज आर द प्रोविजंस। सो सेक्शन 31A एंड सेक्शन 37, anyone who violates section 21, 22 or instruction given under the section 31A subject to sentence of 1 year and 6 months in the prison under the section 37। सो अगर सेक्शन 21-22 का वॉयलेशन हो रहा है तो उस केस में उसको 1 साल से लेकर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 38 के बारे में। तो पेनल्टीज फॉर स्पेसिफिक एक्शन आर आउटलाइंड इन सेक्शन 38। दीज एक्शंस इंक्लूड द रिमूविंग, डिफेसिंग, डिस्ट्रॉइंग एनी पिलर, पोस्ट, स्टेक और नोटिस फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिस चिपकाया गया है, कोई पिलर लगाया गया है, कोई भी अगर चीज़ लगाई गई, अगर उसको कोई डिस्ट्रॉय करता है तो इसके अंदर उसको उसके लिए मतलब प्रोविजंस हैं एक्शन लेने के। Section 39 is any order or direction that has been disregarded or for which an act contain no punishment in the subject of 3 month prison sentence or fine up to 3,000। तो अगर इस केस में क्या होता है, अगर डिसरिगार्डेड किया है उस केस में 3 महीने की जेल हो सकती है और अप टू 3,000 रुपीज़ फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 40। सो सेक्शन 40 में क्या करता है, डिस्कस ऑफेंसेज कमिटेड बाय द कॉरपोरेशंस। इसमें जो भी कोई कॉरपोरेट होते हैं उनके द्वारा क्या ऑफेंसेज हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, उनके खिलाफ क्या पनिशमेंट है उनको इंक्लूड किया जाता है। सेक्शन 42। तो सेक्शन 42, दीज इंडिविजुअल्स विल आल्सो बी कंसिडर्ड गिल्टी एंड सब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट बाय द एक्ट इफ द ऑफेंस वाज कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अनदर ऑफिसर अकर्ड इन द
रिजल्ट ऑफ देयर नेग्लिजेंस। सो इसमें किसी इंडिविजुअल की गिल्टी और सब्जेक्ट को पनिश किया जाता है कि अगर कोई ऑफिसर, कोई सीपीसीबी, कोई बोर्ड का ऑफिसर अगर डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी है और उनके द्वारा मतलब अगर कोई नेग्लिजेंस की वजह से कोई इश्यू हो जाता है, इन दैट केस दे आर come under this section 42. Now the section 41, it discuss the offenses committed by the government department, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, उस केस में सेक्शन 41 के अंदर आता है वो केस। दैट केस इज कम अंडर दिस सेक्शन 41 ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981. Now, what are the procedures under this act? So, procedure are covered in section 42 से 46. तो सेक्शन 42 से लेकर 46 तक जो भी प्रोसीजर्स हैं वो इन्हीं सेक्शंस में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, where the actions are done or intended to be done in the good faith of by this act, the government or any officer of government or any member, employee or office of the board shall not be subject of any suit, prosecution and other legal proceedings. So अगर कोई भी एक्शन अगर किया गया है गुड फेथ को ध्यान में रखते हुए, तो उस केस में कोई गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉय है वो बोर्ड का, वो है ना, मतलब दैट इज नॉट कम अंडर द लीगल प्रोसीडिंग। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43, द कोर्ट विल ओनली टेक cognizance of offences for which a board or other officer authorized by it has filed a complaint. Now the timeline of this act, कि एयर पोल्यूशन के अंदर टाइम टू टाइम क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम सब डिस्कस करेंगे। सो दिस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1981. 84 में क्या हुआ, द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एक प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया। यहाँ पे ध्यान रखिए, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड आए थे 2009 में। ओके, सो दिस इज द ए मॉनिटरिंग प्रोग्राम दैट इज वाज लॉन्च इन द 1984. इन 1987 some amendment are made to air activities such as renaming of Central Board for Prevention and Control of Water Pollution to the Central Pollution Control Board. Okay, सो क्या सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन का नाम चेंज करके किस में कर दिया था, रीनेमिंग कर दिया था सीपीसीबी। 1994 में फर्स्ट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर CO2, NO2, पार्टिकुलेट मैटर, लेड और CO के लिए लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कब लॉन्च किया गया था, 1994 में। इस चीज़ का याद रखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता कि फर्स्ट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कब लॉन्च किया था, 1994 में। उसके बाद में सेकंड कब आया था, 2009 में। लेकिन जो फर्स्ट आया था वो कुछ सिलेक्टेड के लिए आया था। किसके लिए आया था, CO2 के लिए, NO2 के लिए, पार्टिकुलेट मैटर के लिए, लेड के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। 1998 स्टैंडर्ड फॉर अमोनिया एडेड इनटू द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। 2000 में द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इमिशन launch for 31 category of the industries. So national standard for emissions was launched for the 31 categories of the industries. In 2009, the National Ambient Quality Standard renamed as National Ambient Air Quality Monitoring was renamed as National Air Quality Monitoring Program 2009 में। उसके बाद में 2011 में इंडस्ट्रीज वर कैटेगराइज इनटू द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर पोल्यूशन लेवल। इन 2014 में क्या हुआ था, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था, 2014 में। 2016 में क्या गया था, कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज रिवाइज इनटू द रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। तो वाइट कैटेगरी को ऐड कर दिया गया था। एंड 2020 में क्या गया था, डेडलाइन टू इम्प्लीमेंट द सिटी एक्शन प्लान। सिटी एक्शन प्लान को की इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन थी कब, 2020। सो दीज आर द सम additions, modifications in the timeline of the
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।